शिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात्। ओम पद्मपुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण उपाध्याय मृदुभाषी न्यूज़ के भविष्य दर्पण के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। पिछले रविवार को हमने चर्चा की थी ज्योतिष के विषय में। हमने जाना था कि ज्योतिष क्या है, इसकी उपयोगिता क्या होती है ना। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन के विषय में। जैसा कि अभी न्यूज़ में, टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब पे एंड पेपर्स में आप देख रहे हैं कि राहु केतु का राशि परिवर्तन 23 तारीख को हुआ। तो इसका साधारण जनजीवन पर क्या विशेष प्रभाव पड़ा, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आपको एक जानकारी दूं मैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम राहु और केतु को समझेंगे। हम यहाँ से आपको डराएंगे नहीं कि इस राशि वालों को इतना फ़ायदा होगा या इस राशि वालों का इतना नुकसान होगा, है ना। हम सिर्फ समझेंगे कि वास्तव में राहु और केतु है क्या। राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, इनको छाया ग्रह कहा जाता है ना। शास्त्रकार कहते हैं शनिवर्त राहु भौमवर्त केतु, मतलब राहु जो है वो शनि के समान फलदायी है और केतु जो है वो मंगल के समान फल देने वाला होता है। राहु और केतु को जो दृष्टियां दी गई है वो गुरु के समान दी गई है। मतलब जहां पर राहु और केतु बैठते हैं वहां से पंचम, सप्तम और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। आगे चर्चा करते हैं कि ये जो गोचर हुआ, गोचरी परिवर्तन हुआ 23 सितंबर को राहु और केतु का, तो इससे क्या वास्तव में इतना भयभीत होने की आवश्यकता है? जी नहीं, मैं इसे सिरे से खारिज करता हूँ कि भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर 18 महीने में राहु और केतु का राशि परिवर्तन होता है। अगर हम बीते हुए 18 महीनों की बात करें तो राहु मिथुन राशि में और केतु जो है वो धनु राशि में संचरण कर रहे थे। इनका प्रभाव हमने देखा कोरोना महामारी के रूप में राहु का, है ना, जो 2020 जैसा वर्ष आप और हम इसे दोबारा देखना न चाहेंगे। लेकिन अगर हम आज बात करें कि चलिए राहु का राशि परिवर्तन हो गया, राहु 23 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश कर गए, है ना। पहले हम ये समझ लें कि वृषभ राशि किसकी है। वृषभ राशि जो है वो शुक्र की राशि है। शुक्र कौन है? शुक्र है भोग विलास, ऐश्वर्य का कारक। अब राहु जो है वो भोग विलास और ऐश्वर्य के कारक ग्रह में अपने आप को स्थापित कराया 23 तारीख से। शुक्राचार्य आपने सुना होगा, दैत्यों के गुरु, उनका वास्तव में अपने आप में एक अधिपत्य है शुक्र का। सौम्य ग्रहों में शुक्र की गिनती की जाती है, क्षमा कीजिएगा, सौम्य ग्रहों में शुक्र की गिनती की जाती है। अब उस राशि पर जो है राहु महाराज जो है वहाँ पर आकर के बैठ गए हैं। शुक्र जिसका खुद का अपना एक आधिपत्य है, अब वहाँ पर आकर बैठ गए राहु। तो निश्चित रूप से राहु का फल यहाँ पर शुभदायी होगा, है ना। क्योंकि अभी जो पिछले 18 महीनों में हमने देखा कि राहु मिथुन राशि में, मिथुन राशि बुध की राशि होती है, मिथुन राशि में थे, संचरण कर रहे थे अपना। तो मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध जो है वो भावों के अनुसार अपना फल बदलते हैं, है ना। मतलब वो जिस ग्रह के साथ जैसा पावर उनको मिलता है वो वैसा फल देते हैं। तो वहाँ पर राहु को खुली छूट मिल जाती है ना। शास्त्रकार कहते हैं कि मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है, वहीं कुछ शास्त्रकारों का कहना है कि वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं। ये एक मतांतर है कि कुछ ऋषि मुनियों ने मिथुन राशि में राहु को उच्च का माना, वहीं धनु राशि में केतु का उच्च का माना, और कुछ ऋषि मुनियों ने वृषभ राशि में राहु को उच्च का माना और वृश्चिक राशि में केतु को उच्च का माना, है ना। एक विशेष बात आपको मैं ये भी बता दूं कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सप्तम होते हैं। मतलब जहां पर राहु स्थित होते हैं उससे ठीक 7वें घर में ही केतु स्थापित होंगे,
है ना। जैसे लग्न में अगर राहु देव हैं तो केतु सप्तम भाव में होंगे, है ना। और इनकी जो गति होती है वो हमेशा वक्री होती है, मतलब अपने स्वभाव के अनुसार ये उल्टा चलते हैं। जैसे अभी मिथुन राशि में है तो मिथुन के बाद राशि वैसे कौन सी आती है, कर्क, परंतु इन्होंने जो राशि परिवर्तन किया वो कैसे किया, मिथुन के पहले वृषभ राशि में, है ना। तो आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य है मृदुभाषी न्यूज़ के इस भविष्य दर्पण प्रोग्राम में वो यह है कि अधिकतर जो वीडियोस न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं भयभीत कर देने वाला राहु को, तो वो हमारे विचार है ना, वो विचार हैं। हम जैसे विचार रखेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। अगर एक बात बताइए, जैसे अभी हम एक प्रत्यक्ष उदाहरण लेते हैं कोरोना महामारी का। 25 मार्च से हमारा देश लॉकडाउन हुआ था, पूरे देश में सारी प्रकार की जो गतिविधियां वो सब बंद कर दी गई थी। तब क्या हुआ, हम लोगों ने जो है पूरा विचार बनाया कि हम क्यों अंदर हैं, क्योंकि कोरोना नाम की महामारी बाहर है, इसलिए हमें घर के अंदर बंद कर दिया गया है। सारी दुकानें, बस, ट्रेन, फ्लाइट्स, सारी चीज़ें बंद कर दी गई है। तब जब भी हम न्यूज़ का चैनल चलाते थे तब हमें क्या न्यूज़ मिलती थी, क्या समाचार मिलते थे कि आज कोरोना के विषय में ही सारे न्यूज़ बताते थे, सिर्फ कोरोना की जानकारी मिलती थी। तो हमारा मन जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ सोचता था, क्या, कि कोरोना, है ना। तो मन कौन है, मन है चंद्रमा, है ना। और महामारी कौन है, महामारी है राहु। तो राहु जो है वो हमारे मन के ऊपर हावी हो गया, मतलब राहु चंद्रमा के ऊपर हावी हो गया। जब राहु चंद्रमा के ऊपर हावी हो गया तो हम लोगों की जो सोचने की शक्ति थी, हमारे लोगों की विचारधारा बदल गई। हम लोग सोचने लगे कि नहीं यार, कोरोना वास्तव में बड़ी महामारी है जिसको हम देख रहे हैं, लेकिन मैं विचारों की बात कर रहा हूँ आपसे, है ना। जब हमने न्यूज़ चालू किया तो न्यूज़ कौन, न्यूज़ बुध, है ना। बुध का जो कारकत्व है वो न्यूज़ का है, कम्युनिकेशन का, है ना, तो विस्तार करना मतलब। तो वहाँ पर बुध आया। बुध कौन, मिथुन राशि के स्वामी। मिथुन राशि में कौन उस समय पे, राहु। तो हमने क्या देखा, जब हमारा मन के ऊपर हमारे विचार और विचार के ऊपर बुध मतलब हमारा न्यूज़ चैनल। तब सिर्फ कोरोना चल रहा था। जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा, हम और आप लोग सामान्य जीवन नहीं जी रहे हैं, लेकिन हमने अपने कार्य करना प्रारंभ किया, बाहर निकलना शुरू किया, तो क्या हुआ, हमने न्यूज़ देखना बंद कर दिया। सबसे पहले बुध के प्रभाव को हटाया, है ना। अब हमारे मन में जब हम न्यूज़ चालू किया तो फिर कुछ दूसरी खबरें आने लगी, तो हमारा मन उस ओर जाने लग गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, राहु ने मन के ऊपर हावी होना कम कर दिया। तब हम लोगों के मन से कोरोना का भय, धीरे धीरे कोरोना का भय जो है वो निकलते गया। बीमारी अभी भी है, पहले से ज़्यादा विस्फोटक स्थिति में है आज की स्थिति में कोरोना, लेकिन क्या आप और हम घर में बैठे हुए हैं, नहीं, आप और हम हमारा कार्य कर रहे हैं विशेष सावधानियों के साथ। सावधानी क्या बरत रहे हैं हम, दिन में 10 बार अपने हाथ साफ कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, है ना। जो शासन द्वारा निर्देशित है 2 गज की दूरी, उसका पालन कर रहे हैं, है ना। हमने बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दिया है। ये सब सावधानियां हम रख रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं तो हम हमारा काम कर रहे हैं अच्छे से। लेकिन जब पिछली स्थिति में थे तो हम घर के गेट के बाहर नहीं निकल पाते थे, है ना, क्योंकि हमारा मन बहुत बुरी तरह से उस पर राहु हावी हो चुका था। तो अब ये जब गोचर परिवर्तन हुआ राहु और केतु का, तो अभी भी हमें क्या करना है, अगर हमारी कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है या प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है, तो हमें वो कार्य नहीं कर रहे हैं जो राहु चाहता है ना। राहु अगर नुकसान देगा तो हम कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो हम उसके प्रभाव से बच जाएंगे। राहु लड़ाई झगड़ा करवाएगा तो हम ऐसी जगहों से स्वयं ही दूर हो जाएं, तो हम लड़ाई झगड़े से बच जाएंगे, है ना। मतलब उस चीज़ों को, भाई अगर मैंने आपको कहा कि ये राशि, मान लीजिए कि तुला राशि के लिए राहु भैया बहुत खराब है, तो आज की इस प्रोग्राम के बाद क्या होगा कि तुला राशि वालों की टेंडेंसी ही बदल जाएगी। उनके विचार में जो उत्पन्न विचार होंगे उनके, वो ही बदल जाएंगे। उनके मन में एक ही चीज़ चलेगी, ये राहु हमारा खराब करेगा, ये केतु हमारा खराब करेगा, है ना। मैंने बोल दिया कि कन्या राशि वालों के पास अथाह धन होगा, तो कन्या राशि वाले क्या करेंगे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाया, नई नई जगह पर इन्वेस्टमेंट किया, तो हो सकता है कि या तो कमा लें या फिर और नए कर्ज में आ जाए। तो कभी भी किसी भी ग्रह के गोचर परिवर्तन से हमें भयभीत नहीं होना है ना।
ग्रहों का काम है अपना राशि परिवर्तन करना, वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। हमें अपने अनुसार कार्य करना है। हाँ, ये निश्चित है कि हमें कोई नया कार्य करने से पहले हमारा कुंडली विश्लेषण करवाएं कि अगर कुछ शुभ स्थिति में है तो ही हम नया कार्य करें, अगर कुछ अशुभ है तो उसके लिए सुझावित उपाय करें, है ना। तो राहु से डरने की, केतु से डरने की आवश्यकता नहीं है। इनका, राहु का मैं आपको विशेष रूप से बता दूं, राहु का वृषभ राशि में जो संचरण है वो सभी राशियों के लिए प्रायः अच्छा ही है। अगर कुछ अशुभ है तो वो हमारी जन्म कुंडली में स्थित राहु की स्थिति के अनुसार निर्भर करेगा कि वो हमारी जन्म कुंडली में किस रूप में या किस स्थिति में बैठा हुआ है, किसकी दृष्टि है ना। तो राहु और केतु, केतु की भी यहाँ पर एक विशेष बात करना चाहूँगा मैं आपसे। केतु जाएगा मंगल की राशि में, है ना। केतु जरूर यहाँ पर कुछ परिवर्तन करवाएगा, इसलिए अपनी जन्म कुंडली में दोनों ग्रहों की स्थिति देखें, उसके बाद कुछ निर्णय लें। अगर अनुकूल नहीं है तो इनसे संबंधित किसी विद्वान ज्योतिष को दिखा करके उपाय करें, आपको निश्चित रूप से इसके फल मिलेंगे। पूर्व में मैं एक चर्चा कर रहा था आपसे कि राहु और केतु है क्या, शायद हम वो विषय भूल करके आगे चल दिए, है ना। तो कोई बात नहीं, क्षमा चाहूँगा मैं आप लोगों से। मैं अभी आपको बताता हूँ राहु और केतु। वास्तव में राहु और केतु छाया ग्रह है ना। छाया ग्रह है, 7 ग्रह होते हैं सूर्य से शनि पर्यंत, लेकिन राहु और केतु को छाया ग्रह बोला गया है। मैंने इनकी राशि बताई आपको, इनका खुद की कोई राशि नहीं होती है, ये जिस भाव में बैठते हैं उसके अनुसार अपना फल देना प्रारंभ कर देते हैं। अगर मित्र राशि में बैठे हैं तो उसके अनुसार फल देंगे, शत्रु राशि में बैठे हैं तो उसके अनुसार फल देंगे। इनका स्वयं का कोई आधिपत्य नहीं है किसी भी राशि पर, है ना। मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं और धनु राशि में केतु उच्च के होते हैं। वहीं धनु राशि में राहु नीच के हो जाएंगे और केतु जो है वो मिथुन राशि में नीच के हो जाएंगे। अब जो बात मुझे आपको पहले बताना चाहिए थी कि वास्तव में राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्वर भानु नाम का एक राक्षस था। स्वर भानु, है ना। जब समुद्र मंथन चल रहा था तो समुद्र मंथन के समय पे क्या हुआ कि अमृत निकला। तो वो, जब आपने सुना होगा कहानी मोहिनी रूप की, मोहिनी अवतार, तो विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके क्या किया कि देवताओं को अमृत पान कराना शुरू कर दिया और राक्षसों को नहीं कराया, उसको उस घड़े में कुछ और पिलाने लगे। तब ये जो स्वर भानु नाम का राक्षस था, इसने भगवान की उस चाल को, उस माया को समझ लिया, भांप लिया कि यार ये हमारे साथ, कुछ असुरों के साथ ये कुछ छल हो रहा है। तो उसने क्या किया कि देवताओं को जो है, देवताओं का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में जा करके बैठ गया। अब भगवान तो अमृत पान कराते चलते आ रहे थे देवताओं को, तो उन्होंने जो है भगवान को, वो जो स्वर भानु नाम का राक्षस है उसको भी अमृत का पान करा दिया। पर जैसे ही अमृत का पान कराया तो जो राहु स्वर भानु बैठा था वो सूर्य और चंद्रमा के पास में बैठे थे। सूर्य और चंद्र जो ग्रह हैं, तो इन्होंने देख लिया और उन्होंने भगवान को शिकायत की कि भगवान जो है, प्रभु ये एक असुर है, ये राक्षस है जिसने जो है आपका अमृत का पान कर लिया। अब भगवान ने, अब चूंकि भगवान ने क्या करा, क्रोधित होकर के अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा जिससे कि उसकी गर्दन कट गई, लेकिन वो अमृत जो भगवान ने पिलाया था वो उसके कंठ तक चला गया। तो जो सिर हुआ कटा हुआ वो राहु हुआ और जो धड़ हुआ वो केतु हुआ। तब से जो है ये छाया ग्रह राहु और केतु, सर्वाधिक पापी ग्रह यदि कोई है तो वो राहु है। अगर हमारी जन्म कुंडली में राहु अशुभ अवस्था में है तो निश्चित रूप से आकस्मिकताओं की भरमार करेगा। आकस्मिकता कैसी, अगर अशुभ है तो हमारे बुद्धि को भ्रमित करेगा, हमारे विचारों को क्षीण करेगा, हमारी संगति को खराब करेगा, हमें व्यसन की ओर लेकर के जाएगा और हमारा नुकसान करेगा। ये ग्रह इस पावर के होते हैं राहु और केतु कि फर्श से व्यक्ति को अर्श पर ले जाने की क्षमता और अर्श से लेकर के फर्श पर लाने की क्षमता रातों रात जो है ये करने की काबिलियत रखते हैं। तो मेरा उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं, अपितु इन ग्रहों के बारे में सही जानकारी देना और
गोचर से डरना नहीं। ये आपका 18 महीने 12 अप्रैल 2022 को पुनः ये राशि परिवर्तन करेंगे, जब तक राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। ये हमें किस प्रकार का फल देंगे, अच्छा या बुरा, ये निर्भर करता है हमारी जन्म कुंडली में स्थित इनकी स्थितियों पर। जब भी गोचर का विचार करें तो वो सिर्फ चंद्र कुंडली से करें। चंद्र कुंडली कैसी कि आपने अगर अपनी जन्म कुंडली कभी उठा करके देखी हो तो एक कुंडली बनी होती है जिसमें 12 भाव होते हैं। पहला भाव जो है वो लग्न कहलाता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है वहाँ से पे 1 से लेकर के 12 तक का, है ना, वो हमारा लग्न हुआ। आप उसमें देखिए कि चंद्रमा किस राशि में किस नंबर के खाने पर बैठा हुआ है। मान लीजिए पहले नंबर पे 2 लिखा हुआ है, 2 मतलब क्या हुआ, वो वृषभ लग्न हुआ। अब आप आगे चलेंगे तो 2 3 4 5 6, अब 6 नंबर मतलब 5वां भाव और 6 नंबर पे लिखा हुआ है चंद्रमा। तो जिस नंबर पे जिस राशि पे, तो छठवीं राशि कौन सी हुई, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह और कन्या। छठवीं राशि कौन सी हुई, कन्या। अतः जातक की राशि कौन सी हुई आपकी, कन्या राशि। अब हमें जब गोचर का विचार करना है किसी के भी, तो हम क्या करेंगे कि जहां पर 2 लिखा है वहां पर 6 लिख देंगे, है ना, मतलब चंद्र को उठा करके लग्न पर लेके जाएंगे, जिसे हम चंद्र कुंडली कहते हैं। अब वहां से हम ग्रहों का संचरण करेंगे। जैसे 6 नंबर, अब राहु का संचरण कहाँ हुआ, 2 नंबर पे, तो 6 7 8 9 10 11 12 1 2। राहु कौन सी राशि कौन से भाव में आ गया, 9वें भाव पे। अब वो राहु का जो फल होगा वो कन्या राशि वालों के लिए राहु भाग्य स्थान पर जाकर के बैठे हैं, केतु तीसरे भाव में मतलब पराक्रम पर जाकर के बैठे हैं। अब यहाँ से उनके फलों का फलित किया जाएगा। तो आप अगर अपने शुभ और अशुभ फल जानना चाहते हैं कुंडली के, तो हमारी स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, आप अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। अपने प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में लेकर के पूछ सकते हैं। ऐसी कई रोचक जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। राहु और केतु के विषय में हमने अभी चर्चा की, आगे कुछ नए दोषों और योगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए मृदुभाषी न्यूज़ के साथ भविष्य दर्पण के इस प्रोग्राम में। नमस्कार।